बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। केंद्र और बंगाल असम सरकार की कार्रवाई का समर्थन करने के लिए राष्ट्रवादी हिंदू संगठन भारत रक्षा मंच सामने आया है, जिसने सोमवार की शाम दिल्ली के रफी मार्ग स्थित विठलभाई पटेल हाउस के फ्लैट नंबर 520 में मंच प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रीय संयोजक सूर्यकांत केलकर और उनकी टीम ने मीडिया के जरिए अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाए। भारत रक्षा मंच का दावा है कि वो 2010 से बांग्लादेशी घुसपैठ को राष्ट्रीय संकट मानकर इस पर काम कर रहा है। क्या कुछ नए अलग हैं हो रहे? मुद्दा ये है कि 1000 वर्षों का भारत का इतिहास है कि हिंदू सनातनियों ने लड़ना छोड़ दिया, लड़ना भूल गए हैं। एक लुटेरा अफगानिस्तान से चला, कश्मीर के रास्ते होते होते दिल्ली नहीं रुका, दिल्ली से चला और सोमनाथ के मंदिर तक गया। हमारे यहां रानी पद्मिनी के साथ 16,000 रानियों ने साका किया और अलाउद्दीन खिलजी उनकी रात को छानकर 74 मन सोना लेकर गया। हमने लड़ना भूल गए हैं, हमें लड़ना नहीं आता। हम काकरोच जैसे लोगों के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं जिनको पीटना चाहिए, उनको देश की राजधानी में हम स्थान दे रहे हैं। 400-500 लड़के इस देश में क्या महत्व रखते हैं? 150 करोड़ की आबादी का देश, 100 करोड़ हिंदुओं का देश, लेकिन लड़ना हमें आता नहीं, हमें हमारी बात रखना आता नहीं। हम रखते भी हैं तो सेक्युलरिज्म का बुर्का पहन के हमारी बातों को रखते हैं। आज भी हम मियाओं को विशेष समुदाय का कहते हैं। हमारा मीडिया ये नहीं कहता कि मुसलमान जिस बेशर्मी से अपराध कर रहा है उसको मुसलमान तो कहो, ये कहने में भी शर्म आती है। मेरे मीडिया के बंधुओं से मेरा आग्रह है, भारत रक्षा मंच के माध्यम से 2010 से हम इस आवाज को गली मोहल्लों में पत्र के माध्यम से, पत्रकों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, प्रदर्शनों के माध्यम से रख रहे हैं कि भैया शत्रु बोध हमारा हो। हमारे शत्रु कौन है, हमारे मित्र कौन है, जब तक हम यही नहीं जानेंगे तो हम लड़े किससे, पता ही नहीं है। जैन जी जो लोग देश के गद्दार हैं उनको हम वोट देने जाते हैं। अरे उनको निकाल के लुटियन दिल्ली से आग लगा दो। क्रांति के बिना शांति आती नहीं है। फ्रांस हो, अमेरिका हो, रशिया हो, यूएसए हो, यूएस हो, दुनिया के किसी भी इतिहास को उठा के देख लो, जब तक आप अपने अधिकारों के प्रति लड़ोगे नहीं, और बहुत बड़े संगठनों की आवश्यकता नहीं है। भारत रक्षा मंच अभी हिंदुस्तान के हर जिले में है, हर स्टेट में है। हम फेल गए हैं। अब हमें छोटे छोटे संगठनों की जरूरत है जो जहां है वहां पे अपने स्तर पे विरोध दर्ज कराए और पूरी ताकत से कराए। ऐसे नहीं होगा कि हम औपचारिकताएं करें। औपचारिकताओं का समय गया। मुस्लिम आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, यदि हम नहीं लड़ेंगे और हम हमारे अधिकारों के प्रति एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा है। हमारा देश का युवा है तो खासकर सनातन की तरफ इतना जागरूक है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा मीडिया ने नैरेटिव बनाया है कि सनातन की तरफ जैन जी का रुझान नहीं है। आप मेरे साथ बांके बिहारी चलिए, खाटू श्याम चलिए, वहां पे बुजुर्ग नहीं है। 99% युवा जाता, सनातन से सारा युवा जुड़ा हुआ है। देश की जड़ों को देखो, यहाँ का समाज धर्म से कभी दूर नहीं था, लेकिन हमें जो दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल ये पढ़ाया ना, इसने बहुत बड़ा पाप किया है। हमारे ही सामने हमारी बहन बेटियों को लोग छेड़ के चले जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, हमारे मोहल्ले की हमारी बहन थोड़ी है। जब हम हमारे सारे समाज को अपना मान लेंगे और हम ये ओबीसी, जनरल और एसटी एससी से ऊपर आ जाएंगे ना, तो इन खतरों से हम अच्छे से लड़ पाएंगे। कल सर कहने को तो पेपर लीक मामले को प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते वहां पर नारे लगाए जा रहे हैं, आरएसएस मुर्दाबाद के, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के, आजादी के नारे। किस चीज से आजादी मांग रहे हैं? ये पहले तो लोगों को एक भ्रम है कि 47 में देश आजाद हुआ। इस भ्रम से मुक्त हो जाएं। देश पहले भी था और आगे भी रहेगा, और 47 में अकेले आजाद नहीं हुआ, 47 में एक दस्तावेज का ट्रांसफर हुआ। सीमित शब्दों में मैं बताऊं, ये सब पेड लोग हैं। आम आदमी पार्टी इसको स्पॉन्सर कर रही थी। अरविंद केजरीवाल और महेंद्र जो उनके नेता हैं, सिसोदिया वगैरह, ये कोई जैन जी तो नहीं है ना? राजदीप सरदेसाई जैन जी है क्या?
लेकिन ये सब लोग पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे थे। ये इनका प्रयोग था, जैसे एक प्रयोग इन्होंने 2013 में सफल कर लिया था, तो इनकी सोच थी कि ये प्रयोग भी सफल हो जाएगा, लेकिन वो भारी असफल हो गया। ये लोग सब कीट पतंगे हैं यार, इनकी कोई आयु होती है क्या? किस तरीके से देख रहे हैं सर, लगातार देश के अंदर गौ हत्या का जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, भारत रक्षा मंच किस तरीके से इसको देख रहा है? बढ़ नहीं रहे हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाएं। ये पीक पे थे 2014 तक, धीरे धीरे सरकारों ने समझा, उसके लिए सरकारों ने कानून बनाए, अभी कम हुए हैं, लेकिन पहले उजागर नहीं हो पाते थे ये मामले, प्रेस और मीडिया नहीं उठा पाती थी। अब उठ रहे हैं तो लोगों को पता चल रहा है। लव जिहाद पहले भी था, दिलीप कुमार ने भी लव जिहाद किया था, यूसुफ से दिलीप कुमार बने थे। तो लव जिहाद आज से नहीं है, लव जिहाद शुरू से है। कुरान का कॉन्सेप्ट है दारुल इबाद, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। जहां हमारी पॉपुलेशन कम है हम पॉपुलेशन बढ़ाएंगे, जहां हमारी पॉपुलेशन 30% से 50% हो गई वहां दंगे फसाद, आतंकवाद, स्मगलिंग, ये सारे काम करेंगे। तो जिस दिन 50% एबव हो गए उस कंट्री को हम दारुल इस्लाम करेंगे। गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? यहीं से तो आता है। सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि घुसपैठ को लेकर के भारत रक्षा मंच किस तरीके से भारत रक्षा मंच ने राष्ट्रीय संकट माना घुसपैठ को, और ऐसे समय में घुसपैठ के इशू को माननीय सूर्यकांत केलकर जी ने उठाया जब इस विषय को लोग समस्या ही नहीं मानते थे। अरे छोटे मोटे देशों की आबादी है 2 करोड़ 2.5 करोड़, हमारे यहाँ 10 करोड़ घुसपैठी हैं ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, और उसको हम समस्या ही नहीं मानते थे। तो भारत रक्षा मंच सतत इस ओर कार्य कर रहा है। अभी हमारी आगे और भी लड़ाइयां हैं, उन सब में भारत रक्षा मंच काम करेगा। हिंदू रक्षा मंच नहीं, भारत रक्षा मंच। भारत रक्षा मंच, सबसे पहले तो मैं भारत रक्षा मंच के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। भारत रक्षा मंच, इसकी स्थापना 27 जून 2010 को भोपाल में एक सेमिनार आयोजित हुआ जिसका विषय था बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट। इस सेमिनार में भारत रक्षा मंच की स्थापना हुई और आदरणीय सूर्यकांत केलकर जी को इसका प्रथम संगठन मंत्री बनाया गया। आदरणीय सूर्यकांत केलकर जी ने 2010 से पूरे देश में प्रवास करके इस संगठन की स्थापना की। आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि पूरे देश में भारत रक्षा मंच की शाखाएं हैं, कार्यकारिणियां हैं, जिला स्तर और तहसील स्तर तक हमारी कार्यकारिणियां मौजूद हैं। भारत रक्षा मंच का उद्देश्य, जैसा कि सेमिनार में निश्चित हुआ था, कि बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट, ये जो मूल कारण है, इसके पीछे का जो मुख्य कारण है कि भारत का इस्लामीकरण न हो। जिस प्रकार से हमारे देश में तकरीबन 7 करोड़ के करीब बांग्लादेशी घुसपैठिए, मुस्लिम घुसपैठिए, बहुत स्पष्ट मुस्लिम घुसपैठिए यहां पर आ चुके हैं, और उन्हीं के कारण देश में अपराध, आतंकवाद और छोटे कारोबारों पे जो कब्जा किया गया है वह बहुत स्पष्ट है। बांग्लादेशियों को चिन्हित करना और उनको चिन्हित करके उनका नाम निर्वाचन सूची में से निकालना और उनको डिपोर्ट करना, इन उद्देश्यों के साथ भारत रक्षा मंच लगातार कार्य कर रहा है। वर्तमान में केंद्र सरकार और कुछ राज्यों की सरकारों ने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और निरंतर इसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ हुआ है। बंगाल में अभी अभी बीजेपी की शासन प्रारंभ हुआ है। उन्होंने सीमा सुरक्षा, सड़कों का निर्माण करना, सीमाओं पे फेंसिंग करना, ये प्रारंभ किया है। आगे आने वाले समय में जैसे ही घुसपैठ कम होती है और हम बांग्लादेशियों को चिन्हित करके निकालते हैं, बहुत बड़ा डेमोग्राफी चेंज जो है वो देखने को आप सभी को मिलेगा। इसी प्रकार से अभी कुछ राज्यों में यह समस्या विकार रूप ले रही है, जैसे केरला में छोटा काम जितना है, जैसे सब्जी का, फलों का, कूड़ा उठाने का, ये सारा काम जो है आज बांग्लादेशियों के हाथ में आ गया है और वो वहां पर डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है। बहुत सारे जिलों में
डेमोग्राफी की स्थिति यह है कि 99% मुस्लिम वहां पर पहुंच चुका है। तो ये एक चिंता का विषय है और इस पे हमें लगातार कार्य करने की आवश्यकता है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हर तरीके से, लोकल में जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर लोगों को चिन्हित करते हैं, डाटा संग्रह करते हैं, विश्लेषण करते हैं और सरकार तक सूचित करने का कार्य भी करते हैं। आप जहां रहते हैं, आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में कौन रह रहा है, ये तो आपको मालूम होता है ना। हमारा कार्यकर्ता आप ही हैं, सामान्य नागरिक हमारा कार्यकर्ता है और वो उनके माध्यम से हम चिन्हित करते हैं लोगों को और उसके हिसाब से डाटा संग्रह भी होता है, विश्लेषण भी होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से टीमें लगी हुई हैं, वो अपना कार्य कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप जिन घुसपैठियों को देश का खतरा बता रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां उनको अपना वोटर बता रही हैं। ऐसा है, ये सबसे पहले तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो यहां पर आए कैसे। जो आपका सवाल है उसको जानने के लिए उनका आना जरूरी है ना। तो वो आए ही यहां पर राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से है, मस्जिदों के माध्यम से है, वो ये यहां पर आए हैं। और आप एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, बांग्लादेश के कितने शहरों के विषय में आपको जानकारी है? अगर मैं आपसे पूछूं तो ज्यादा से ज्यादा आप ढाका के विषय में या एक दो शहरों के विषय में और बता पाएंगे। मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक छोटे से गांव में बांग्लादेशी घुसपैठिया मिलता है और एक नहीं, 500,000 की संख्या में वो वहां पर मिलते हैं और वो वहां की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। ऐसे ही गुजरात में भुज के पास पाकिस्तान बॉर्डर पे बांग्लादेशी घुसपैठिए परिवार मिलते हैं और 50 से ज्यादा संख्या में मिलते हैं। तो ये कैसे पहुंचे वहां तक? तो इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां और मस्जिदें काम कर रही हैं। वो राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक के रूप में जब सक्रिय होते हैं तो राजनीतिक पार्टियां उनको वहां पहुंचाती हैं, वो उनका वोट बैंक होते हैं। तो इसलिए भारत रक्षा मंच इन विषयों पे ध्यान देता है और उनको चिन्हित करने का निरंतर प्रयास करता है। गो रक्षा हो या फिर लव जिहाद हो, उसको लेकर के भारत रक्षा मंच कुछ कार्य कर रहा है। देखिए, ऐसा है, हमारा विषय निश्चित है, गौ रक्षा बहुत अच्छा विषय है, लेकिन हमारा एक लक्ष्य है बांग्लादेशी घुसपैठ। हम सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ पे काम करते हैं। गौ रक्षक के हम समर्थक हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम जो कार्य करते हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर काम करते हैं। लव जिहाद भी हमारा विषय है। लव जिहाद पे हम संज्ञान लेते हैं और उसके ऊपर जो भी हमसे यथासंभव मदद होती है वो करने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो छोटे और भी संगठन है, अगर वो आगे बढ़ करके घुसपैठियों को भगाने का काम करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ऐसा है, मेरा मानना यह है कि कानूनी तरीके से ही कार्य होना चाहिए। ठीक है, जो आप बात बोल रहे हैं, कुछ हिंदू संगठन आवेश में आके करते हैं ऐसा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर ठीक से कार्रवाई करनी है हमें, तो उनको चिन्हित करके सरकार के माध्यम से ही उनको हम निकालेंगे। क्योंकि अगर आप एक परिवार को या 10 लोगों को या 20 लोगों को मार के भगा देंगे तो वो दूसरी जगह जाके स्थापित हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सरकार के माध्यम से करेंगे तो उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड, ये सब निरस्त होगा और उनको डिपोर्ट करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। अभी जैसा आपको मालूम होगा कि शुभेंदु अधिकारी जी ने, जो बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा है कि हम अगर कोई नहीं जाता है यहां से तो हम उसको बीएसएफ के हवाले करेंगे, पीटेंगे। हम अपना धन उनके रहने खाने और उनके मेडिकल पे नहीं खर्च करेंगे। तो यह भी एक बहुत महत्व की बात है कि देश, जेलों में भी तो देश का ही पैसा लगता है ना, और उसके लिए उतने संसाधन भी चाहिए आपको। बीएसएफ में देने से बीएसएफ उनको बांग्लादेश बॉर्डर के बाहर भेजेगी
और इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, शुरू हो चुकी है और लोग कार्य कर रहे हैं। सरकारें ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी, हमने सरकार को धन्यवाद देने के ही उद्देश्य से बुलाई है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब भारत रक्षा मंच की जिम्मेवारी और बढ़ गई है। जब सरकार ने संज्ञान लेना शुरू किया है, हमें बांग्लादेशियों को चिन्हित करके सरकारों को बताना चाहिए कि यहाँ पर बांग्लादेशी, इतने बांग्लादेशी हैं, ताकि सरकार को मदद मिले उनको निष्कासित करने में। जी आज भारत रक्षा आज वार्ता का क्या कुछ कारण रहा, क्या रहा? भारत रक्षा मंच पूरी भारत की रक्षा करना चाहते हैं और हमारा भारत है, भारत किसी और का नहीं, हम सबका भारत है और इसकी रक्षा करना हमारा जो संस्था है, माननीय सूर्यकांत केलकर जी जो आदरणीय गुरु जी हैं, इन्होंने हम सबको तैयार किए हैं जो अपनी माँ भारती के लिए मर जाओ मिट जाओ। और भारत में कोई भी अनाधिकृत कार्य करता है, 2 नंबर की धंधा करता है, माँ भारती के आंचल को लूटने का प्रयास करता है, उसकी फंड को सीधे कुचल डालो। देखा गया है कि रामनवमी की रेडियो पर प्रसाद किए जाते हैं, उसके बाद में जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो उसके अंदर कहती हुई नजर आती है कि ये तो यहाँ के वोटर्स हैं। देखिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं, इनके पास कोई काम उम है नहीं, इनके पास कोई अब हिंदू वोटर है नहीं। जब हिंदू वोटर उनके पास नहीं है तो ये क्या करते हैं, ये राष्ट्र में उल्टे पुल्टे बातें नेक्स्ट से चलाते हैं और ये लोग अर्बन नक्सलाइट हैं। कोई भी पार्टी ले लीजिए, आदरणीय गृह मंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय भारत रक्षा मंच पूरी भारत की रक्षा करना चाहते हैं और हमारा भारत है, भारत किसी और का नहीं, हम सबका भारत है और इसकी रक्षा करना हमारा जो संस्था है, माननीय सूर्यकांत केलकर जी जो आदरणीय गुरु जी हैं, इन्होंने हम सबको तैयार किए हैं जो अपनी माँ भारती के लिए मर जाओ मिट जाओ। और भारत में कोई भी अनाधिकृत कार्य करता है, 2 नंबर की धंधा करता है, माँ भारती के आंचल को लूटने का प्रयास करता है, उसकी फंड को सीधे कुचल डालो। देखा गया है कि रामनवमी की रेडियो पर प्रसाद किए जाते हैं, उसके बाद में जो सरकार, मौजूदा सरकार है, वो उसके अंदर कहती हुई नजर आती है कि ये तो यहाँ के वोटर्स हैं। देखिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं, इनके पास कोई काम उम है नहीं, इनके पास कोई अब हिंदू वोटर है नहीं। जब हिंदू वोटर उनके पास नहीं है तो ये क्या करते हैं, ये राष्ट्र में उल्टे पुल्टे बातें नेक्स्ट से चलाते हैं और ये लोग अर्बन नक्सलाइट हैं। कोई भी पार्टी ले लीजिए, आदरणीय गृह मंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गुरु जी सूर्यकांत केलकर जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इनकी एक विचार से, एक इनकी कहने से इतने बड़े कार्य आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया है, वो सदैव लंबा स्वस्थ रहें और राष्ट्र की ऐसे सेवा करें। अभी शुभेंदु दा जैसे हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, 63 लाख बांग्लादेशियों को राशन कार्ड निरस्त कर दिए और अभी तो शुरुआत में 1 दिन में किए हैं। भारत में 5.5 करोड़ हैं जो हमारे बच्चे, आने वाला नाती पोता परपोता का पानी पी रहा है, उसकी जॉब खा रहा है, उसकी राशन खा रहा है। हमारी देश का, आप चले जाइए, आप झारखंड में बहुत काम किया हूँ भारत रक्षा मंच के लिए, वहाँ झारखंड आप जाइए, वहाँ देखिए पहले आता है राजू, पप्पू, डब्लू, मिंटू, पिंटू बनता है, फिर हमारी बहन बेटियों वहाँ आदिवासियों से शादी करता है, फिर वो घर जमैया बसता है और फिर हमारे वहाँ डेमोक्रेसी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि झंझट मुक्त का वहाँ पार्टी का सरकार चल रहा है। तो मेरी जहाँ भी अब सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो सारे सरकार जागरूक हो रहे हैं और हम लोग इन सरकार के पीछे प्रोत्साहन करते करते इनके पीछे भी लगे हुए हैं। जैसे खेत में बैल जाता है और पीछे से जो जोतता रहता है उसे कुछ बोलना पड़ता है, आगे बढ़ो, जोश देना पड़ता है। तो मेरी सरकार अच्छी कार्य कर रही है। माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, गुरु जी की तरफ से भी धन्यवाद है और हम लोग
उनको हर समय, हर वक्त, हर विषय को लेके हम लोग जागरूक करते रहेंगे। और मेरे देश के लाखों युवा मेरे भारत रक्षा मंच से जुड़े हैं और मैं आप लोगों की सब चैनल के माध्यम से कहता हूं, अगर माँ भारती का आंचल आने वाला भविष्य के लिए सुरक्षित करना है तो हर एक युवा भारत रक्षा मंच से जुड़े, ना कि ये कॉकरोच, तिलचट्टे, चीटी, समझ गए, मकड़े, इन सब के साथ में जुड़े। क्यों? क्योंकि भारत रक्षा मंच में शेरदिल, चितादिल और माँ भारती के शेर बेटे लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ तिलचट्टे का कोई जुगाड़ नहीं है। अपने कॉकरोच का भी नाम लिया, कॉकरोच जनता पार्टी ने कल जंतर मंतर प्रदर्शन किया, वहां पर देश नारे लगते हुए नजर आए, ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे थे, वो आरएसएस को मुर्दाबाद कह रहे थे। सबसे पहले असली ब्राह्मण के पुत्र हम हैं। ब्राह्मण का बीज जैसे खेत में कोई बीज डालते हैं और मट्टी पर डालते हैं, सड़ता है तो अंकुरित होता है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कभी राजनीति करता नहीं, ब्राह्मण चाणक्य होते हैं, राजनीति करवाते हैं। और ये जो कल आपको मिले हैं या जहां भी आपने सुना है या आपने जो मुझे बता रहे हो, ये लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। ब्राह्मण कभी राष्ट्र का खिलाफ नहीं जाता है। और इसमें वो गाना एक था फिल्मी, हम तो संत हैं, लेकिन एक गाना सुने थे, कई चेहरे पे कई चेहरा लगा लेते हैं लोग। ये सब वही है, कंजरवाल वही है, राहुल वही, मुल्ला मुलायम का बेटा वही, सारे जितने भी है नक्सलाइट, अर्बन, देश विरोधी, ये दुर्दांत आतंकवादी लोग जो गौ हत्या करवाता था, राम भक्तों का हत्या करवाता था, सनातनियों का हत्या करवाता था, ये सारे लोग कल कॉकरोच का मुकोटा पहन के वहां थे। एक भी कोई उसमें ऐसा हिंदू नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राष्ट्रभक्त हो। अगर वो राष्ट्रभक्त होते तो अभी पूरी विश्व में बमबारी हो रही है। भारत में देखिए कितने सुरक्षा से ईद वाले ईद मना रहे हैं, नवरात्रे वाला नवरात्रे मना रहे हैं। और पूरी दुनिया में आज भी मेरे यहाँ खाने का सब चीज है, पेट्रोल मेरे यहाँ डीजल सस्ती है, दुनिया का रेट देखिए, गैस सस्ती है। अब 29-30 रुपए बढ़ गए, 50 रुपए बढ़ गए, तो हम लुट गए। कोई जनता आई है रोड पे जो मैं लुट गया हूँ? ये वही, क्योंकि इन लोगों का काम है, सब विदेश के एजेंट है, इन लोग के पास करोड़ों करोड़ रुपए आते हैं। ये लोग हर 15 दिन पे टूर लगाते हैं और इसकी भी गृह मंत्रालय संज्ञान ले रही है। हमें गुप्त पता है, गुप्त हमें संचार से प्राप्त है कि इन सब की खाता डाटा जांच हो रही है। ये सारे नंगे लोग देश में एक दिन नंगे हो जाएंगे। इस देश को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये शिवाजी का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का देश है, मंगल पांडे का देश है, ये चाणक्य का देश है। बात समझ रहे हैं? तो इस देश का कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन के लिए क्या होता है, जैसे रात के बाद अंधेरा आता है तो कभी कभी वो लोग भी जाग जाते हैं, इस बहाने वो जिंदा है। कल जंतर मंतर पर कि हम युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, युवाओं की बात उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उमर खालिद जैसे लोगों का जो है वो समर्थन करते हैं वहां पर। मैं बता रहा हूं ना, ये उमर खालिद जैसे नाकीज, इस देशद्रोही आतंकवादी, उसके साथ हमारे देश का युवा कैसे जुड़ सकता है? इस देश का युवा कैसे जुड़ सकता है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। ये सब बकवास करने की बातें हैं, ये सब बहस कर रहे हैं, वैसे हमारे युवाओं को बरगला रहे हैं। मेरे देश में सब कुछ है। आज भी जिस युवा को टैलेंट है वो कहीं भूखे नहीं मरता है। वो सड़क के किनारे रेडी लगा लेता है, पट्टी लगाता, अब सब IAS ही बनेगा, उसके लिए पढ़ना ना पड़ेगा जी। खाली प्रदर्शन करने से देश में होगा? ये मेरा देश है, प्रदर्शन हम ही करेंगे, दूरदर्शन हम ही बनाएंगे, समर्थन अपने देश को हम ही करेंगे। ये जितने भी देश के खिलाफ नारे लगाते हैं वो मेरे देश का कैसे हो सकता है? उन सबको तो लात मार के देश से बाहर भगाना चाहिए। देखिए सच बात बताएं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और ये मेरा ये विषय है। गौ सेवा, गौ माता राष्ट्र में तभी सुरक्षित होगी जिस दिन पूरे भारत का 165 करोड़ आदमी अपने घर से बाहर निकलेगा, एक मोमबत्ती जलाएगा आज की शाम अपनी माँ गौ माता के नाम। और ये मुल्ले लोग आजकल देख रहे हैं, वो हमें राष्ट्र पशु घोषित करने में मेरी माँ को लगा है, उन्हें ये पता नहीं है। क्यों? वो हिंदू नहीं हो सकता है। वो अपनी केंद्र बिंदु बताता मैं हिंदू हूं, लेकिन वो हिंदू हो नहीं सकता है गौ माता को बेचने वाला। ऐसे हिंदू को अगर मेरे हिंदू जैसा मिले और हमें पता लग जाए तो वहीं पे उसको ऑन द स्पॉट जो है उसको दंड करवाएंगे सरकार के प्रावधान से, अन्ना होगा तो अपने शस्त्र से। वो हिंदू नहीं है। अब आप बात नहीं समझे, बंगाल में बहुत दिनों से घुसपैठिया थे, ये उन लोगों के साथ में रह के उनके रंग में ढंगे हैं, वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? अब्दुल कलाम मुसलमान थे लेकिन मेरे राष्ट्रभक्त थे, वो हिंदू से भी अच्छे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के लिए काम किया,
खुद को समर्पित कर दिया। हमें किसी मुसलमान का विरोध नहीं है, हम तो उस कठमुल्ले से विरोध करते हैं जो राष्ट्र के खिलाफ बात करते हैं। तो मुझे आखिरी सवाल, हिंदू रक्षा मंच किस तरीके से अब रोकेगा घुसपैठ को भारत? मैं बताया ना, मेरे पास लाखों युवाओं का टीम है और करोड़ों युवा अब जुड़ेंगे, और जुड़ने के लिए हमारे पास रोज प्रावधान में आ रहे हैं लोग, तो हम इनको जोड़ के समाज का बात समाज से, सरकार का बात समाज से, और कानून के दायरे में रह के भारत रक्षा मंच अपनी माँ भारती के लिए हम जितने लाखों सिपाही इसके मेंबर है, हम सब अपनी जान कुर्बान कर देंगे, माँ पे तनिक भी आंच नहीं आने देंगे। भारत माता की। सर, आज भारत रक्षा मंच के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या कुछ बात? आज का आयोजन भारत रक्षा मंच जिस विषय को लेकर बना था, उस विषय में जो कुछ बातें हुई है उसकी जानकारी पत्रकारों को देना, और देश में भी उस संबंध में आगे हम क्या कर सकते तो बताने के लिए यह आज की पत्रकार वार्ता थी। भारत रक्षा मंच 27 जून 2010 को एक सेमिनार में बना था। सेमिनार का विषय था बांग्लादेशी घुसपैठ एक राष्ट्रीय संकट, और इस राष्ट्रीय संकट को पहचानते हुए उस सेमिनार भारत रक्षा मंच का निर्माण किया। उस समय राष्ट्रीय संगठन, और तब से भारत रक्षा मंच विभिन्न कार्यक्रमों, यात्राएं, सभाएं के द्वारा संगठन का प्रसार, साथ ही साथ बांग्लादेशी घुसपैठ समस्या के बारे में जन जागृति करता था। ये सब करने के बावजूद आज भारत रक्षा मंच संगठन बनाने में तो पूरे देश में सभी राज्यों में आज भारत रक्षा मंच पहुंचे हैं, तो फिर भी हमें ये लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ पर जितना कुछ हम कर रहे थे उस हिसाब से सफलता कम थी। और ये हमारे लिए आनंद की बात रही कि 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, और इस सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ इस संकट को वास्तव में अनुभव किया या समझा। अभी तक भारत में बांग्लादेशी घुसपैठ को बहुत हल्के से लिया जाता रहा, बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठ से हमें राजनीतिक लाभ कैसा मिलेगा, यही सामान्यतः राजनीतिक दल सोचते रहे, और इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने में भी सहयोग करते रहे। और उसका परिणाम ये हो गया कि देश में करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी आकर बस गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उदयकांत बरुआ, असम के। उनकी एक बात प्रसिद्ध है, उदयकांत बरुआ कब थे कांग्रेस के अध्यक्ष, अखिल भारतीय अध्यक्ष, इमरजेंसी के समय, यानी 1976 से। और तब वो कहते, उन्होंने ही कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ऐसा करके इंदिरा जी की चापलूसी करने वाला ये अध्यक्ष था। इनका कथन था, ये आसाम के थे, इनका कथन था कि जब तक आसाम में अली और कुली आ रहे तब तक आसाम में कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। यानी अली और कुलियों के वोटों से कांग्रेस जीतती रहेगी, कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकेगा, क्योंकि अली और कुली को हम लाकर यहाँ बसा रहे। तो कुली का मतलब तो होता था आसाम के चाय बागान में मजदूरी करने आ रहे बिहार के मजदूर, किंतु अली का अर्थ ये था कि बांग्लादेश से आने वाला मियाँ। तो ये जब तक आते रहेंगे तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता, ऐसा कहने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस का विचार क्या था घुसपैठ के बारे में। तो
वास्तव में उनको रोकने के मामले में सरकार के पीछे लगे रहना यही एक, पहले हमने कुछ ऐसे काम किए किंतु ध्यान में आया कि ये एक संगठन के लिए संभव नहीं है, सरकार को ही संभव है, सरकार के पीछे लगे। और ये अच्छी बात रही कि मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद आसाम, नागालैंड इस तरफ जो सीमा थी उस सीमा पर सरकार ने तुरंत तारबंदी की, निगरानी सड़कें बनाई, निगरानी यानी सीमा सड़कें बनाई, निगरानी चौकियां बनाई, लेसर कैमरे लगाए, वहाँ फ्लड लाइट्स लगाई, और घुसपैठ जो हजारों की तादाद में प्रतिदिन होती थी वो काफी नियंत्रित हुई। 5-6 चोरी छुपे बिल्कुल ही कहीं से ऐसे आ गया तो कोई, किंतु इतनी लंबी सीमा पर आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, इस सीमा पर सरकार ने ये सारी व्यवस्था करके और घुसपैठियों को रोका। ये हुई उन्हीं के द्वारा हो सकता था, हम कितना भी संगठन के माध्यम से ज्यादा नहीं हो, किंतु ये होने के बावजूद भी बांग्लादेश खुला ही पड़ा था। बांग्लादेश में मुख्यमंत्री तो उनको स्वागत करने के लिए तैयार थे, तो बांग्लादेश से घुसपैठ चालू ही रही। किंतु मोदी सरकार ही ऐसी सरकार रही कि उसने सीमा पर तारबंदी की, बाद में सीएए के द्वारा वहाँ का जो प्रताड़ित हिंदू था उसको भारत की नागरिकता दी, और एनआरसी के द्वारा कम से कम आसाम में पहले उन्होंने घुसपैठियों की पहचान की, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी। तो ये सब हुआ, किंतु इतने मात्र ये पर्याप्त नहीं था। पर्याप्त इसलिए नहीं था कि बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश की बंगाल के साथ लगती है, जहाँ स्वयं को सेक्युलर कहने वाली ममता जी का राज्य था, जो बेशर्मी के साथ उनको लागने में सहयोगी थी, और इसलिए ये समस्या वैसे ही चलती रही। ये भी भगवान की कृपा रही, भाजपा बंगाल में जीती, और जीतते ही भाजपा ने, खास करके अमित शाह ने, घुसपैठ रोकने के बारे में कठोर कदम उठाए, जो आज मैंने बताए अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और सबसे बड़ी बात कि पूरे देश में ही जो उनकी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, डेमोग्राफिक बदल हो रहा है, उसके बारे में भी समिति बनाई, ये सारी बातें